हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक विद अनदर क्लास। आज हम यूपी टेट की प्रिपरेशन में जो है ज्योग्राफी के कुछ ऐसे 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले कई सालों में। ठीक है, 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी यहाँ पे हम करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आई कैन अश्योर यू कि अगर आप यहाँ से यूपी टेट की प्रिपरेशन में एसएसटी के टॉपिक्स को अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 200% क्लियर होगा। इस बात की श्योरिटी मैं दे सकती हूँ। अगर आप यहाँ पे पढ़ाए गए सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे जितनी भी चीज़ें कंटेंट है, क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करके पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाते हैं, तो आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ज़रूर क्लियर होगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी एस्पिरेंट्स तक पहुँचाएं जो कि यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप सभी को पता ही है 2, 3 और 4 जुलाई को आपका यूपी टेट का एग्जाम जो है वो कंफर्म है। आपके पास हार्डली 3 मंथ्स है प्रिपरेशन के लिए। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से पढ़ रहे हैं उन्हें पता ही है कि मैं एकदम ही स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ। जो भी एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग में पढ़ा रही हूँ। वो सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो आज हम 20 क्वेश्चन लेंगे। 20 क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मीन्स। देखो मैंने पहले भी, अगर आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाओगे और वहाँ पे टॉपिक्स को सर्च करोगे तो वहाँ पर भी मैंने जो है एक एक टॉपिक को काफी डीपली एनालाइज करके पढ़ाया हुआ है वहां पर, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट्स भी मिलेंगे। तो उसमें ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मेंशन है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मीन्स, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन? इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा हो जाना, है ना। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमेशा, अगर हम नॉर्मली बात करें कि टेम्परेचर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, हाइट के इंक्रीज होने पे, है ना। अगर हाइट हमारी इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। और अगर हाइट हमारी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा, है ना। ये नॉर्मल सा फेनोमेना है। लेकिन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, वो इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है, और देखो दो चीजें होती है, एक नॉर्मल कंडीशन होता है। नॉर्मल कंडीशन मैंने बोला टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा जब हाइट इंक्रीज हो जाएगी, है ना। हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घट जाएगा, उसी का वो हो गया कि हाइट घटेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर के बढ़ने या घटने की नॉर्मल कंडीशन। लेकिन व्हाट हैपेंस इन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन में इसका एकदम उल्टा हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, यानी यहाँ पे क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है इन्वर्जन में वो इंक्रीज होता है जब हाइट इंक्रीज होती है। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग माउंटेन रीजन में जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं ना, हिली साइड में, गर्मियों के मौसम में हम कहा जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं। पहाड़ों में क्यों जाते हैं हम ताकि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, है ना, वहाँ पे ठंडक रहती है। यहाँ पे भीषण गर्मी होगी मई जून के मंथ में, तो अगर आप हिल स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पर आपको ठंडा माहौल मिलता है। तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है टेम्परेचर की। लेकिन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर तब हो जाता है जब इसका ऑपोजिट हो जाता है। जितनी ज्यादा आप ऊंचाई पे चढ़ते जाओगे टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसके बारे में थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्लियर स्काई एंड काम विंड एट नाइट, जो जहाँ पे ऐसा कंडीशन होता है वहां पे क्या होता है, आसमान रात के समय एकदम क्लियर होता है, हवा एकदम ठंडी चल रही होती है। ये इन्वर्जन लेयर क्रिएट करता है अर्थ के एटमोस्फेयर में। तीन टाइप से होते हैं, एक होता है रेडिएशन इन्वर्जन। ठीक है, विंटर नाइट में ऐसा होता है, कॉमन प्लेन और वैली एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, ड्यू टू लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से हीट का काफी लॉस हो जाता है, तो वहां ठंड रात के समय काफी बढ़ जाती है। वैली इन्वर्जन में क्या होता है, कोल्ड एयर फ्लोज डाउन, जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ बहनी स्टार्ट हो जाती है और वैलीज में आकर क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। और वार्म एयर रिमेन्स अबव द स्लोप, यानी नीचे की तरफ तो हमारी कोल्ड एयर चलती है, ठंडी हवा, और ऊपर की तरफ हमेशा वार्म एयर चलती है, ठीक है ना, गर्म हवा। एक होता है हमारा फ्रंटल इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन में क्या होता है, अकर व्हेन वार्म एयर मास मूव ओवर कोल्ड एयर मास, कि वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर मूव कर रहा हो, दैट इज फ्रंटल। इफेक्ट इसका क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन का, टेम्परेचर इन्वर्जन का इफेक्ट होता है कि फॉग का फॉर्मेशन होता है। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में भी, मॉर्निंग के टाइम में, विंटर मॉर्निंग में, है ना, फॉग बहुत ज्यादा आपको धुंध दिखाई देता है, तो वो टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होता है। इसके अलावा फ्रॉस्ट की कंडीशन हो जाती है ना, फ्रॉस्ट कंडीशन, जो कि क्रॉप्स के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है ना, एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पॉल्यूटेंट होते हैं ना वो गैस में ट्रैप हो जाते हैं,
तो हवा से वो बाहर नहीं निकल पाते, उसी में ट्रैप होकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको धुंध जब बहुत ज्यादा होगा तो पुअर विजिबिलिटी होगी ही होगी, आपको चीजें नजर नहीं आएंगी क्लियरली। ठीक है, तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब होता है। बहुत ही सिंपल से शब्दों में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि जब कंडीशन ऑपोजिट हो जाए, जब हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़े, तब हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following reservoir is associated with रिहांद प्रोजेक्ट? रिहांद प्रोजेक्ट, ये सारे वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में कई बार यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए। रिहांद प्रोजेक्ट जो है, रिहांद प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है बेसिकली? ये एक, वैसे तो ये एक आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट यानी मैनमेड है। लोगों ने आर्टिफिशियल रिजर्वायर बनाया है, ठीक है, वहां पर एक्चुअल में कोई नेचुरल रिजर्वायर नहीं था पानी का, लोगों ने खुद बनाया। और सबसे लार्जेस्ट डैम है ये, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक्स, ठीक है, सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक है ये। और इसका काम किसके लिए किया जाता है? इरिगेशन के लिए, है ना, क्योंकि गांव वगैरह में, गांव देहात में एग्रीकल्चर वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इरिगेशन की जरूरत होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वाटर सप्लाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो ये रिहांद प्रोजेक्ट है, रिजर्वायर्स एसोसिएटेड विद रिहांद प्रोजेक्ट, इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है रिहांद प्रोजेक्ट से? जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर या गांधी सागर? बताओ। रिहांद प्रोजेक्ट जो है, ये रिहांद रिजर्वायर, ये हमारे सोनभद्र में है, ठीक है, सोनभद्र, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है ये, यूपी के। कहाँ के? यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर पे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है शिपकीला इज फेमस माउंटेन पास, ये मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। हिमाचल प्रदेश में एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। और ये हिमालय के आसपास सिचुएटेड है, आपको पता ही है। ये एक तरीके का ट्रेडिशनल ट्रेड रूट है, ठीक है, ट्रेडिशनल ट्रेड रूट। और ये जो ट्रेड रूट है वो क्या करता है? इंडिया को किससे कनेक्ट करता है? ये ट्रेड रूट किसके बीच में है? इंडिया और तिब्बत के बीच में। अंडरस्टूड? इंडिया और तिब्बत, जो इंडिया और तिब्बत है इनके बीच में ये एक ट्रेड रूट का काम करता है शिपकिला। अंडरस्टूड? इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है किससे? तिब्बत से, ठीक है। और इसके अंदर सतलुज रिवर एंटर्स इंडिया, यहाँ पे क्या होता है? इस पास से सतलुज रिवर जो है वो इंडिया में एंटर करती है। देखो यहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में पता लग गया। क्या क्या पता लगा? कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है ये, ट्रेडिशनल ये क्या है? ये एक ट्रेड रूट है। यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती है? सतलुज रिवर फ्लो होती है। ये किस किस को आपस में कनेक्ट करता है? इंडिया को तिब्बत से, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। तो सिपकिला इज फेमस माउंटेन पास ऑफ विच स्टेट? दैट इज हिमाचल प्रदेश। ओके, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स, जो कॉमेट होता है ना, टूटता हुआ तारा हम बोलते हैं ना, आसमान में ये आया टूटता तारा, विश मांग लो और वो सच हो जाएगा। तो वो साइंटिफिक टर्म में एक कॉमेट होता है, गैस का बना हुआ, है ना, गैस का, डस्ट का बना हुआ मिक्सचर। वो एक वो गैस और डस्ट के ना एक पूंछ जैसी होती है, बहुत ज्यादा लाइट होती है उसके अंदर, और वो बहुत स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, दैट इज कॉमेट। तो ये हमेशा हमेशा किसकी तरफ जाती है? तो ये हमेशा ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन, है ना, सन से एकदम दूर भागती है। अंडरस्टूड? अवे फ्रॉम द सन। इसके अलावा ये दो टाइप की होती है, एक होता है आयन, आयन का मतलब होता है गैस टेल, जो गैस से मिलके बना हुआ हो। इसका कलर क्या होता है? ये एकदम स्ट्रेट होता है, और इसका जो कलर होता है वो ब्लूइश कलर में होता है, थोड़ा थोड़ा सा ब्लू जैसा दिखता है। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा डस्ट टेल। डस्ट टेल का मतलब होता है धूल मिट्टी से भरा हुआ, ठीक है, और ये थोड़ा सा कर्व होता है और येलोइश दिखता है, येलोइश, ठीक है। तो ये जब भी विजिबल होता है जब ये सन के थोड़े से नियर आता है। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमेट, एक एग्जाम में अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन आ गया, नेम द मोस्ट फेमस कॉमेट, तो आप क्या लिखोगे? मोस्ट फेमस कॉमेट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमेट क्या है, कौन सा है? एनी आइडिया? वन ऑफ द मोस्ट कॉमेट कॉमेट इज, मैंने पहले भी बताया हुआ है, हेलीज कॉमेट, ठीक है, हेलीज कॉमेट है। ये क्या करता है? ब्राइट टेल व्हेन इट कम क्लोज टू द सन, सन के एकदम नजदीक आएगा तो बहुत तेज इसके अंदर जो है रोशनी देखने को मिलती है। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फॉल्ट, फॉल्ट से कौन सा इसमें एसोसिएटेड है? फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट होता है एक फ्रैक्चर, है ना, फ्रैक्चर बोल लो या फिर क्रैक बोल लो, जब अर्थ के क्रस्ट में क्रैक आ जाता है कोई, है ना, अर्थ क्रस्ट में, किसमें? अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट तो आपको पता ही है ना, आउटर लेयर जिसपे हम खड़े हैं, दिस इज कोर, फिर ये होता है हमारा मेंटल, और ये जो है ये हमारा अर्थ का क्रस्ट होता है, जो हमारे पैरों के नीचे है जमीन, दैट इज क्रस्ट। तो उस क्रस्ट में जब कोई फ्रैक्चर आ जाए या फिर कोई क्रैक आ जाए, तो वहां पर टेक्टोनिक, या फिर ये किसकी वजह से हो सकता है? टेक्टोनिक, टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से हो सकता है। तो वहां पर क्या हो जाता है? फॉल्ट आ जाता है, उसी को हम फॉल्ट बोलते हैं। अंडरस्टूड? अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फॉल्ट, इनमें से कौन सा फॉल्ट है? हॉग बैक, स्ट्राइक वैली, ग्रेबन, या फिर एंटीस्लिनोरियम? इन सब के बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देखो, ये जो हमारा हॉग बैक होता है ये बहुत ही शार्प और नैरो रिज होता है। ये देखो, आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा, दिख रहा है ये नैरो रिज, बहुत ही नैरो, बहुत ही पतला सा ये रिज है। यहाँ से क्या होता है, इस जगह से ये ऐसा, ये हॉग बैक जैसा होता है ना। ये बनता किस कैसे है? इरोजन से बनता है, इरोजन से, ठीक है। इरोजन ऑफ टिल्टेड सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक के इरोजन से ये क्या बनता है हमारा? हॉग बैक बनता है। नॉट रिलेटेड टू फॉल्टिंग, फॉल्टिंग में इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी ये किसी तरीके के फ्रैक्चर से या टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से इसका फॉर्मेशन नहीं होता। इसका फॉर्मेशन इरोजन, सेडिमेंट्री रॉक्स के इरोजन की वजह से होता है, ठीक है। तो इरोजन एंड रॉक स्ट्रक्चर की वजह से। दूसरा है हमारा स्ट्राइक वैली, स्ट्राइक वैली देखो ऐसा होता है, ये पैरेलल जैसा, ये है ना, ये इस तरीके से, ठीक है, दिस इज द स्ट्राइक वैली, ठीक है। इट डेवलप ड्यू टू, फिर ये भी वही होता है, वीकर रॉक्स जो होते हैं वो भी इरोजन की वजह से इस तरीके से बन जाते हैं, ये इस तरीके से स्ट्राइक करते हैं, ठीक है ना, ऐसा पैरेलल जैसा फॉर्म इनका बनने लग जाता है। अगेन नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फॉल्टिंग, इसमें भी टेक्टोनिक फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट आता है एंटी स्लिनोरियम, एंटी स्लिनोरियम ये देखो इस तरीके का, जो ये ऐसा ऐसा बना होता है ना पहाड़ों में, इस तरीके से, ये जो इसमें है, ये देखो ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये। तो इसे बोलते हैं हम एंटी स्लिनोरियम, लार्ज कॉम्प्लेक्स फोल्डेड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी एंटी क्लाइन एंड सिंक्लाइन लाइन से बने हुए होते हैं ये भी कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से बनते हैं, फोल्डिंग से बनते हैं, ये फोल्डिंग से नहीं बनते। क्लियर? तो अब आपको पता लग गया होगा कि स्ट्राइक वैली फोल्डिंग का पार्ट नहीं है, हॉकबैक नहीं है, एंटी स्लेनियम नहीं है, तो फिर क्या है? ग्रेबन है, और ये होता है हमारा ग्रेबन। जो ये यहाँ से ये इस तरीके से होता है, ये जो ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है ये होस्ट होता है, और जो ये नीचे की तरफ होता है हिस्सा, ये होता है ग्रेबन। अंडरस्टूड? ग्रेबन फॉर्म व्हेन लैंड बिटवीन टू फॉल्ट इज अपलिफ्टेड ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। रिफ्ट वैली ग्रेबन फॉर्म व्हेन लैंड बिटवीन टू फॉल्ट सिंक डाउन, है ना, दो इनके बीच में, दो इनके बीच में जब एक जमीन नीचे की तरफ धंस जाती है ना ऐसे करके, तो वो एक ग्रेबन वैली बनाती है, ग्रेबन। और जो ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो होता है ये हॉर्स्ट बनाता है। क्लियर? देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के साथ साथ हम इसके बहुत सारे डिटेलिंग में भी जा रहे हैं, आगे चल के मैं और भी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल यूपी टेट के लिए इतना ही इनफ है। आप इतने कोई अच्छे से कर लीजिए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल डेजर्ट, इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल डेजर्ट नहीं है? गोबी, अरेबिया, कालाहारी या अटाकामा? इन सबको करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रॉपिकल डेजर्ट, एक्चुअली में ट्रॉपिकल डेजर्ट है क्या। जब हमें ये पता हुआ कि ट्रॉपिकल डेजर्ट क्या है, तो हमें इसका आंसर भी मिल ही जाएगा कि इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल डेजर्ट नहीं है। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट जो होते हैं ना वो बहुत हॉट होते हैं, बहुत गर्म और बहुत ही ड्राई, हॉट एंड ड्राई रीजन होता है इनका बहुत ज्यादा। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड होते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट में, आपको ये देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये ट्रॉपिकल डेजर्ट भी कहलाते हैं। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो बहुत ही लो होता है, क्योंकि हॉट है, ड्राई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेनफॉल क्या होगा? वेरी लो होगा। और जो टेम्परेचर है वो वेरी हाई होता है, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? बहुत हाई होती है। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि पहले आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट के बारे में पता हो, तो आप इजिली आंसर लगा पाओगे, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बारिश नहीं होती, और हॉट बहुत ज्यादा हो जाता है, ड्राई बहुत हो जाता है ये, ठीक है। अब ये पाया कहाँ पे जाता है बेसिकली? अगर हम अपने अर्थ के उसमें देखें तो 20 से 30 डिग्री लेटीट्यूड पे जितनी भी एरिया आएंगे वहां पर आपको ये ट्रॉपिकल डेजर्ट देखने को मिलेगा। और ये दोनों ही, बोथ हेमिस्फेयर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, दोनों में ही,
ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दोनों ही हेमिस्फेयर में 20 से 30 डिग्री के लैटिट्यूड में आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड है तो क्या हो गया फिर, ये ट्रॉपिकल डेजर्ट नहीं होगा, राइट, क्योंकि वी नो कि ट्रॉपिकल डेजर्ट बहुत हॉट एंड ड्राई होता है। तो गोबी डेजर्ट बहुत कोल्ड होता है, वेरी कोल्ड होता है, मॉडरेट समर होती है, वेरी लो रेनफॉल होता है यहाँ पे। हर जगह पे ये सैंडी नहीं देखने को मिलेगा, ये ज्यादातर रॉकी स्टोनी ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब है अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट हॉट डेजर्ट होता है, इसलिए हम इसको ट्रॉपिकल डेजर्ट भी बोलते हैं। क्लियर, अरेबियन डेजर्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल डेजर्ट भी बोलते हैं। एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल डेजर्ट में आएगा। रेनफॉल वेरी स्केंटी यानी कि वेरी लो, बिल्कुल ना के बराबर है। लार्ज ड्यून्स ऑयल रिच रीजन्स में पाए जाते हैं, और वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड है अरेबियन जो है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट। ठीक है, जितने भी हॉट डेजर्ट है ना उन सब में ये है। ठीक है, इसके अलावा अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट कोस्टल डेजर्ट होता है, एक्सट्रीमली ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, अर्थ के सबसे ड्राई प्लेस पे आपको ये मिलेगा। रेनफॉल ऑलमोस्ट जीरो है। कॉज कोल्ड ओशन करंट, कारण ये है कि वहाँ पे कोल्ड ओशन करंट चलता है, यानी हम्बोल्ट करंट वहां पर है। रेनफॉल को ये प्रिवेंट कर देता है। ड्राइएस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड ये कहलाता है। कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट सेमी एरिड डेजर्ट होता है, रिसीव करता है ये बहुत ही स्लाइटली मोर रेनफॉल, थोड़ा सा ज्यादा रेनफॉल है इसमें। ग्रास लैंड और सम वेजिटेशन, क्योंकि बारिश हो रही है तो ग्रास लैंड होंगे ही, वेजिटेशन भी अच्छी होगी यहाँ पे। नॉट अ ट्रू डेजर्ट, ठीक है, इसको हम एक्चुअली में डेजर्ट डेजर्ट कह भी नहीं सकते, ये सेमी जो है सेमी डेजर्ट के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल डेजर्ट, इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल डेजर्ट नहीं है। तो अब आप इसका आंसर डेफिनेटली लगा पाओगे कि इसका कौन सा आंसर नहीं है। ठीक है, तो बताना जरूर कमेंट में, क्योंकि मैंने आपको ये भी बता दिया कि ट्रॉपिकल डेजर्ट क्या होता है और इन चारों के बारे में भी बता दिया, तो यू विल गिव मी इजिली आंसर कि क्या होता है। यू शेप्ड वैली इज फॉर्म बाय, जो यू शेप वैली, ये देखो ये है वैली जो यू के शेप में है ना, इस तरीके की जो वैलीज होती हैं वो किसकी मदद से बनती हैं, विंड, सी वेव, रिवर या फिर ग्लेशियर। तो इस तरीके के जो रिवर्स वैलीज है ना, ये आपको ज्यादातर हिमालयन रीजन में मिलेंगे। ठीक है, हिमालयन रीजन में मिलते हैं ये, सच एज कश्मीर वगैरह में, कश्मीर वैली जो है वहां पर ये मिलता है। और इन माउंटेनियस रीजन जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स वो क्या करते हैं, मूव्स करते हैं धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, कहाँ पे, डाउन हिल में। ठीक है, ऊपर की तरफ ग्लेशियर है, वो बहते हुए जा रहे हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। तो जब वो ग्लेशियर्स बह के नीचे की तरफ आते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस वैली फ्लोर को ना इरोड करना स्टार्ट कर देते हैं, काटना शुरू कर देते हैं। एंड देन ये कटते कटते इस तरीके का फॉर्मेशन इसका हो जाता है। जब ये ग्लेशियर ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ आएंगे तो धीरे धीरे इनको काटने लग जाएंगे, और काटते 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 इनका फॉर्मेशन आपको ऐसे देखने को, यू शेप में देखने को मिल जाता है। दो तरीके से इसमें जो है ये होती है, एक होता है प्लकिंग। ठीक है, प्लकिंग का मतलब होता है कि ये रॉक्स को रिमूव कर देता है, किसको रिमूव करता है ये ग्लेशियर का पानी, रॉक्स को। ठीक है, और दूसरा होता है अब्रेशन। एब्रेशन का मतलब स्क्रैप कर देता है सरफेस को, घिस देता है ना सरफेस को। तो इसकी वजह से आपको आपको यू शेप वैली देखने को मिलती है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ग्लेशियर। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट। इंडिया हैज डिवाइडेड इन हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इंडिया को कितने क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, देखो दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो अगर आपका ये आ गया कि एक है प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने एग्रो क्लाइमेटिक जो हमारा जोन है ACZ, इसको 15 जोन्स में बांटा है। कितने जोन्स में बांटा है, 15 जोन्स में। वहीं पर अगर हम बात करें ICAR की, तो उन्होंने एग्रो को 20 जोन्स में बांटा है। ठीक है, ये दो मेन है इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है। ICAR ने 20 जोन में एग्रो क्लाइमेटिक जोन को बांटा है, एंड प्लानिंग कमीशन ने 15 में बांटा है। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में देखो यहाँ पे 15 है, 22 है, 12 है और 9 है। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर हमारा 15 बनता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में 15, 20, 12 और 9 ये दोनों दे रखा हो, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या प्लानिंग कमीशन ने कितने पार्ट्स में बांटा है ये पूछा गया है, या फिर ICAR के द्वारा पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान में रख के फिर आंसर करना है इस फॉर्म में। अंडरस्टूड। चलो अच्छा, एक चीज और है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा क्यों है, क्योंकि इसके बहुत सारे पर्पस थे। पर्पस ये था कि क्रॉप प्लानिंग होगी, है ना, अच्छे से क्रॉप का वो होगा, ग्रोथ होगी, सुटेबल फार्मर प्रैक्टिसेस होगी, जिससे कि फार्मिंग ग्रोथ ज्यादा हो, सुटेबल फार्मर प्रैक्टिसेस कराई जाएंगी। उसके बाद रिसोर्सेज का जो है यूजफुल रिसोर्स यूज किया जाएगा,
किसकी तरह से जुडिशियली यूज किया जाएगा, है ना, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, इन सब चीजों के लिए जो है ये जोन तैयार किया गया है। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आइडियल कंडीशन फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन टू अकर। देखो हमने पीछे भी क्वेश्चन में किया कि टेम्परेचर इन्वर्जन किसकी वजह से होता है, क्लाउड स्काई, क्लाउडी स्काई की वजह से नहीं, स्काई तो एकदम क्लियर होती है ना इसमें, अंडरस्टूड। इन्वर्जन में क्लियर स्काई होता है, अभी अभी मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, अगर ध्यान नहीं है तो आप वापस से वहां जा सकते हैं। लॉन्ग समर डेज, जी नहीं, ये लॉन्ग समर डेज में नहीं होता, ये विंटर डेज में होता है, तो काम एंड स्टेबल एयर इसमें होता है, बी ओनली इज द आंसर। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट। मेघालयन प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ, मेघालयन प्लेटू जो है वो किसका एक्सटेंशन है, क्या हिमालय का है, अरावली का है, पेनिनसुलर का है या फिर तिब्बतन का है। तो देखो जियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से ना ये सेपरेट कर दिया गया, सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट, एक फॉल्ट की वजह से ये अपने प्लेटो से सेपरेट हो गया, ठीक है, वहां से अलग हो गया। और इसके बाद गारो राजस्थान गैप बन गया इसके बीच में, गारो और राजस्थान इसके बीच में क्या बन गया, एक गैप बन गया जिसने इसको मेन प्लेटो से सेपरेट कर दिया। ये बेसिकली आपको नदन नदन ईस्टर्न पार्ट में है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको ये देखने को मिलता है। गारो खासी जैंतिया इसके पार्ट्स है ना, गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स है, ये इसके पार्ट्स है, ठीक है, दीज ऑल आर हिल्स। तो ये जो है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो से अलग हो गया, ओरिजिनली ये उसी के साथ था पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट ऑफ इरोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स किसकी वजह से होता है, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, विंड या फिर रिवर, सो दैट इज ग्लेशियर। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर, सबसे निचला यानी हमारे सर के ऊपर कौन सा है सबसे पहला एटमोस्फेयर, तो दैट इज ट्रोपोस्फेयर। बहुत बार कई बार मैं इसे करा चुकी हूँ और बहुत आसान है ये। ट्रोपोस्फेयर पहले होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके ऊपर मिजोस्फेयर, फिर उसके ऊपर थर्मोस्फेयर एंड देन सबसे ऊपर वाला लेयर एक्सोस्फेयर। उस सबसे ऊपर वाले लेयर में क्या है, सैटेलाइट्स लगाए जाते हैं, स्पेस स्टेशन होते हैं हमारे, और हमारे सर के ऊपर जो है उसमें हॉट एयर बैलून्स वगैरह होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में वेदर बैलून्स होते हैं, आपको देखने को मिलता है। मेसोस्फेयर में मीटेरॉइड्स होते हैं, नाम से याद रखना मीजो मीटेरॉइड्स। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि मीटेरॉइड्स आपको कौन से स्फेयर में देखने को मिलता है, तो यू शुड नो कि मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो हमें मेसोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलता है, मेसोस्फेयर में। तो यहाँ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द दैट इज ट्रोपोस्फेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट, इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो फिलहाल आपको इसमें बताना है कि वार्म करंट इनमें से कौन सा है। देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वार्म करंट्स है, लिस्ट ऑफ कोल्ड करंट्स है, रट लेना इसे क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिमाग में इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। कैनरी करंट, अगर हम कैनरी करंट की बात करें तो हमारा जो कैनरी करंट है ये हमारा कोल्ड होता है। लेब्राडोर भी हमारा कोल्ड होता है। कुरोशियो करंट हमारा क्या होता है, कुरोशियो करंट हमारा वार्म करंट होता है। कुरलीर करंट भी हमारा कोल्ड करंट होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाता है ये, इनसे हमने वार्म करंट पूछा है तो दैट इज कुरोशियो। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर, रोड, रेल या एयर, तो दैट इज वाटर। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे चीप है, उसमें हमें ना रास्ता बनाने की जरूरत है ना कुछ, बस शिप को उसमें उतार देना, नेविगेशन की हेल्प से शिप मूव कर लेगा। एंटीसेडेंट रिवर इज, एंटीसेडेंट रिवर क्या होता है, सबसे पहली चीज तो है कि एंटीसेडेंट क्या है। एंटीसेडेंट, एंटीसेडेंट का मतलब होता है ऐसे रिवर्स जो माउंटेन के फॉर्मेशन के पहले भी थे और उसके फॉर्मेशन के बाद भी है, ठीक है, अंडरस्टूड। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, ये याद रखना, माउंटेन के फॉर्मेशन से पहले भी, एंड कंटिन्यूसली इवन आफ्टर द अपलिफ्ट ऑफ माउंटेन, है ना, उन्हीं माउंटेन के अपलिफ्टमेंट होने के बाद भी ये रिवर है, उससे पहले भी थे। तो यहाँ पर कौन सा रिवर है, गंगा तो बाद में आई है, गंगा यमुना गोदावरी, सतलुज, सतलुज रिवर एक ऐसी रिवर है जो पहले भी थी और आज भी है माउंटेन के फॉर्मेशन से। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, एक्वेटिक पानी के अंदर रहने वाला, वो है हमारा डॉल्फिन गेंगेटिया, गेंगेटिका या फिर जेनजेटिका भी बोल सकते हो। इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड, कौन से ईयर में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ, 86, 90, 80 या 88, दैट इज 1980। व्हाट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, आपको पता ही है, जंगलों को बचाने के लिए एक ऐसा एक्ट पास किया गया था जिसके अंदर कॉमन पीपल को जंगलों में जाना ऐसे अलाउड नहीं था, यू कैन नॉट यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल, ये सारी चीजें थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन भी है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन जो है 78% हमारे
एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन मेथड, इनमें से कौन सा सॉइल कंजर्वेशन मेथड नहीं है? देखो, पेस्टिसाइड्स तो पेस्ट चेक करने के लिए पेस्ट लगाया जाता है किस पे? क्रॉप्स के ऊपर, कि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे। चेक सॉइल इरोजन, इससे हमें पता लगता है कि मतलब सॉइल की फर्टिलिटी। ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज हम सॉइल को बचाने के लिए करते हैं। क्रॉप साइकिल भी हम सॉइल को बचाने के लिए करते हैं। यानी ये तीनों ही तीनों कंजर्वेशन मेथड हैं। ये जो है हमारा कंजर्वेशन मेथड नहीं है। So the last question of this class is, which of the following state is called सोयाबीन स्टेट? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, इनमें से कौन सा सोयाबीन स्टेट है? तो इसका आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सोयाबीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन जो है सोयाबीन का यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं पर खत्म होती है, और यहाँ पर मैंने 20 वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस खुद से बनाए हुए नहीं है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली यूपी टेट में हर साल जितनी बार भी आज तक यूपी टेट हुआ है उसमें पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप डीपली अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपका यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होगा। तो अगर आप अपना यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर से जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए टेक केयर।